वेलकम बैक। ये है केमिस्ट्री का चैप्टर 3 पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में हमने ऑलरेडी बहुत कुछ ऑलरेडी कवर कर लिया है, विच इज़ अबाउट हिस्ट्री ऑफ एटम। कौन से साइंटिस्ट ने क्या पोस्टुलेट्स दिए थे, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, और ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके सिंबल्स के बारे में भी डिस्कस करा था, और मॉडर्न सिंबल्स के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले पार्ट में। अब आते हैं एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? एक एवरेज मास किसी भी एटम का किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर, अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर एक एटम है तो उसका मास कितना होता होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। इसको हम AMU से एक्सप्रेस करते हैं, विच इज़ एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। स्टैंडर्ड रेफरेंस हमने कार्बन को लिया हुआ है, मतलब रिलेटिव मास जब भी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? कार्बन का एटॉमिक मास लेते हैं और कार्बन के अकॉर्डिंग किसी और के एटॉमिक मास को फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। जैसे एक कार्बन एटम का एटॉमिक मास होता है 12। ठीक है। C12 का एटॉमिक मास 12 AMU होता है। तो एक कार्बन के एटम का मास कितना है? 12 AMU। तो एक AMU की वैल्यू हम क्या लेते हैं? 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। ये रिलेटिव मास निकालने का तरीका है। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम में 1 AMU होते हैं, एक ऑक्सीजन एटम में 16 AMU होते हैं। तो ये कहाँ से आया है? ये कार्बन से कंपेयर करके आया है। 1 AMU को हम एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन भी बोलते हैं। मतलब अगर AMU की डिफाइन करने को बोले, जिसको आप U भी लिखते हो बहुत बार, तो ये एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ कार्बन, इसकी डेफिनेशन होती है C12 की। C12 का मास जितना भी है उसका अगर अपन 1/12 करेंगे तो अपन को कोई भी एलिमेंट का मास बन जाएगा। अब फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तो तुम्हें निकालने की ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली क्या कर सकते हो? लर्न कर सकते हो। इसको लर्न करने का एक तरीका है, अगर इवन नंबर आए तो आप डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर लो, और अगर ऑड नंबर आए तो 2 से मल्टीप्लाई करके +1 कर दो। ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है पर इसका AMU 1 होता है। बेरिलियम का 4 होता है पर 4 2 जा 8 होता है, पर हालांकि इसका एटॉमिक मास क्या है? 9 है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है। अब जैसे मैं एक ये टेबल बनाई हुई है, इसको तुम डायरेक्टली याद कर सकते हो। अगर ये तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद रखना है। कैसे याद रखोगे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बैरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये एज इट इज सीरीज में याद करना। ठीक है। सीरीज में याद करके तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे 8 नंबर पे कौन सा आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है, तो 8 2 जा 16 होता है। 8 2 जा 16 होता है, तो इसका एटॉमिक मास मास कितना होगा? 16 होगा। एक और एग्जांपल देती हूँ। 14 सिलिकॉन, 14 इंटू 2 कितना होता है? 28। तो इसका एटॉमिक मास यूनिट 28 होगा। ठीक है। अब इसके एक्सेप्शंस तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। सोडियम 7 होता है, इसका मतलब ये ऑड नंबर है तो +1 होना चाहिए, पर ये +1 नहीं हो रहा है। तो ये एक्सेप्शन है, ये तुम्हें एज इट इज़ याद रखना है। ठीक है। इसकी बात करते हैं मॉलिक्यूल की। और मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स विच आर हेल्ड टुगेदर स्ट्रांगली बाय सम काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। केमिकल बॉन्ड की वजह से जब दो एटम कंबाइन होते हैं तो उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे। मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, या तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो सकता है या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो सकता है। क्या मतलब इसका? जब दो चीज़ें एक ही कैटेगरी से बिलोंग करती हो तो उसे हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलेंगे। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, मतलब दोनों एटम सेम कैटेगरी के, सेम ही एलिमेंट के हैं। और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड किसे बोलते हैं? जब एटम दूसरे एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। एक हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, तो इसे हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोलेंगे। एटॉमिसिटी क्या होती है?
द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, कितने एटम्स प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल के, उससे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी बोलते हैं। क्या मतलब है इस चीज़ का, एक मॉलिक्यूल, जैसे पानी का एक मॉलिक्यूल है, उसमें 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है, इसमें 2 है। ठीक है, एटोमिसिटी इज रिटन ऑन राइट बॉटम साइड, हमेशा नीचे की तरफ जो दिया हुआ होता है ना, इसे हम एटोमिसिटी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। एटॉमिक मास है 1, ऑक्सीजन का 16। आप डायरेक्टली क्या करोगे, उस एटॉमिक मास को एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा विच इज 18U। ये हमेशा मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए निकाला जाता है, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए निकाला जाता है। यहाँ पे मैंने फिर से ये एटॉमिक मास लिखे हुए सारे नंबर्स के, जो अप्रॉक्स में लिखे हुए हैं। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट मास भी ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ कंपाउंड इज द सम ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का सम होता है फॉर्मूला यूनिट मास। एक कंपाउंड में जितने भी एटम हैं उसका अगर एटॉमिक मास का सम करोगे तो हमें क्या मिलेगा, फॉर्मूला यूनिट मास मिलेगा। और ये किसके लिए निकाला जाता है, आयोनिक कंपाउंड के लिए निकाला जाता है। फॉर्मूला यूनिट मास फ़र्क इतना ही है, ये आयोनिक कंपाउंड के लिए निकाला जाता है और ये वाला मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए निकाला जाता है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड होता क्या है, आयनिक कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे केमिकल कंपाउंड्स, जब ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो फॉर्म होते हैं जब जब मेटल या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है या नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो जब भी ये चीज़ होती है ना, तो 2 एटम के बीच में एक रिलेशन बनता है, एक रिलेशन, उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। आयंस, आयंस क्या होता है, आयंस आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स दैट हैव गेन्ड, जिन इलेक्ट्रॉन्स ने, जिन एटम्स ने या तो इलेक्ट्रॉन दिए है ये इलेक्ट्रॉन लिए, उन एटम्स को क्या बोला जाता है, आयंस बोला जाता है। ये 2 तरह के होते हैं, अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसे कैशन बोला जाता है, अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसे एनियन बोला जाता है। कैशन पे पॉजिटिव चार्ज लगता है, एनियन पे नेगेटिव चार्ज लगता है। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी एक इलेक्ट्रॉन में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड बाय एटम। देखो होता क्या है, जैसे एक एटम है, ठीक है, एक एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सर्कल सर्कल में होंगे, वो हम 4th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बाहर वाले शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स खाली बैठे हुए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो या तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहीं और जाके बैठ जाते हैं या वो अपने दोस्तों को भी बुला लेते हैं, जिससे क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, या फिर वो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, जिससे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब कुल मिला के रिलेशंस बनाते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री बैठे होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, जो बाहर बैठे, जो या तो जाने का काम करे या आने का काम करे या शेयरिंग का काम करे, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। और ये ऐसा क्यों करते हैं, ये स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए करते हैं ताकि एटम स्टेबल रहे। केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, उसके लिए तुम्हें ये टेबल याद करनी है कि सोडियम को Na+ बोलते हैं, मैग्नीशियम को 2+। ये 1 2 3 क्यों लिखा हुआ है, ये इनकी वैलेंसी है। अगर 3 वैलेंसी है तो ऊपर 3+ आएगा। तो ये टेबल तुम्हें ऐसे के ऐसे याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसको बनाते कैसे, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम के ऊपर 2+ लगता है, ठीक है, सल्फेट के ऊपर 2- लगता है, ये रहा। ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है, तो ये चीज़ तुम्हें याद होनी चाहिए। अब इसके बाद में 2 यहाँ पे लिखा और -2 यहाँ पे लिखा, हम क्या करेंगे, इसको कट करते हैं। कट किया तो 1 1 आ रहा है, तो एक 1 यहाँ जाएगा, एक 1 यहाँ जाएगा, जिसकी वजह से कुछ नहीं बचेगा ऊपर की साइड में। एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैग्नीशियम और क्लोरीन है, ये 2+ का है, ये -1 का है, 2 और -1 कट कुछ नहीं हो रहा है, तो सिंपली अपनी अपनी जगह चेंज कर लेंगे। क्लोरीन के नीचे 2 आ जाएगा और इसके नीचे 1 आएगा, तो लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है।